आज के मुख्य समाचार। शिमला सचिवालय के पास दृष्टिहीन एवं दिव्यांगों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू हो रही है और 6 अप्रैल को समाप्त होंगे। संयुक्त महासंघ ने सरकार से एरियर डीए जारी करने की मांग। जंगल में अवैध खैर कटान। चिट्टा अफीम, चरस और शराब के साथ 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। देवभूमि संघर्ष समिति के सह सचिव विनोद शर्मा ने नवरात्रों की दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। शिमला सचिवालय के पास दृष्टिहीन और दिव्यांग समुदाय द्वारा बीते 3 दिनों से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान कल चक्का जाम भी किया गया था, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे 4 तारीख तक सरकार से मुलाकात का इंतजार करेंगे। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अगर इस मुलाकात में उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाता है और उस पर अमल किया जाता है तो यह धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 5 तारीख से दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत भी की जाएगी। दृष्टिहीन और दिव्यांग संगठनों ने सरकार से समाधान की मांग की है ताकि उनके अधिकारों को नजरअंदाज न किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। जी मैम, मेरा नाम लक्की है और मैं रोहू का रहने वाला हूँ। जी मैम, हमारी जो प्रमुख मांग है वो हमारी जो है बैकलॉग का कोटा ही है। 1995 से लेकर 2016 तक हमारा 3% है और 2016 से लेकर 16 के बाद से जो है हमारा 4% आरक्षण मिलता है। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि हमारा जितना भी बैकलॉग का कोटा विभिन्न भागों में पड़ा हुआ है, तो हम यही चाहते हैं कि भाई उसको एकत्रित भी कर लिया गया है। काफ़ी पोस्टें हमने अपने द्वारा ही एकत्रित की है। कहाँ सरकार को खुद डेटा जो है कलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन उसको हमने आरटीआई के द्वारा खुद कलेक्ट किया है और उसमें हमारी जो पोस्टें बनती है वो लगभग 500 से 600 के बीच पोस्टें का जो डेटा है वो हमारे पास आ चुका है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि भाई उसको जो है भर्ती मेले के तहत जो है हमें दे। और इसके साथ साथ दूसरी जो डिमांड हमारी है वो है पेंशन को लेकर। जैसे आपको पता है आज की डेट में हिमाचल सरकार में जो है हैंडीकैप को जो है पेंशन दी जाती है वो मात्र 1700 दी जाती है। और आपको पता है आज की डेट में कितनी महंगाई है और महंगाई के ज़माने में 1700 से एक आम व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है। हम तो फिर भी दृष्टिहीन है और हमारी तो समस्या और भी ज़्यादा हो जाती है। आने जाने के लिए हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, तो उसके साथ साथ अपने पास पैसा होना भी ज़रूरी है। और जो पेंशन है वो हमें जो है 3 महीने के बाद आती है 5100 रुपये। तो हम चाहते हैं कि एक पेंशन योजना भी होनी चाहिए जिसमें पेंशन लगभग 5% जो हमारी डिमांड है वो डिमांड ये है कि एक तो क्या होता है कि दृष्टिहीन बहुत लेट जो है जॉब में लगता है और प्रदेश सरकार ने जो है पहले जो निर्धारित आयु थी वो 60 साल थी, लेकिन अभी जो सरकार आई है कांग्रेस सरकार जो आई है और इन्होंने जो है इस आयु को जो है 58 साल किया है। तो हम चाहते हैं कि भाई इसको भी 60 साल ही किया जाए जिससे जो है हमारे दृष्टिहीनों को फ़ायदा हो। फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा तभी होगा जब हमारी आयु सीमा जो है बढ़ाई जाएगी और उसको जो है निर्धारित जो है 60 साल रखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो दृष्टिहीन व्यक्ति है वो बहुत लेट जो है मतलब जॉब में लगता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू और प्रधान सचिव ऊर्जा संदीप सुल्तानिया भी पटर ऑफ शिमला में मौजूद रहे। इस एमओयू के तहत तेलंगाना सरकार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में 2 प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर काम करेगी। पहली परियोजना सेली जल विद्युत परियोजना है जिसकी क्षमता 400 मेगावाट होगी, जबकि दूसरी परियोजना मियार जल विद्युत परियोजना है जिसकी क्षमता 120 मेगावाट होगी। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल प्रदेश सरकार इन परियोजनाओं के लिए पूरी तरह सतर्कता बरतेगी। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमारी शर्तों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें सरकार अपने नियंत्रण में लेगी। इन समझौते से न केवल
ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लाहौल स्पीति क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान अपेक्षित है। दोनों राज्यों के बीच यह सहयोग ऊर्जा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। Representing the people and government of Telangana, this MOU signing occasion marks a significant milestone in our commitment to sustainable energy and interstate cooperation and federalism of the country. As we formalize our collaboration on two major hydel power projects, Seli with 400 megawatts, Maya with 120 megawatts. Telangana, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Shri Revanth Reddy Garu, always been at the forefront of harnessing renewable energy sources to meet the growing power demands of the state of Telangana. अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देखा और वेल्थ के रूप में हमने पानी को पहचाना। हमारे पास जो रिसोर्स है, 5 नदियां हैं, ग्लेशियर्स है, बर्फ है, और तकरीबन हमारे से पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने समझौते किए। लेकिन किसी भी स्टेट को प्रोस्पेरस बनाना है और सेल्फ रिलायंट बनाना है, और फ्यूचर में 2032 में हम अपने आप को रिचेस्ट एंड प्रोस्पेरस स्टेट बनाने की दिशा में जो नीतिगत परिवर्तन ला रहे हैं, और 2027 में हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इसी संपदा से कर रहे हैं। 11,500 मेगावाट हमने रिन्यूएबल पावर का हार्नेस कर लिया है। तो किसने किया? जो बिजली बोर्ड आज हमारा सबसे बड़ा बिजली बोर्ड हुआ करता था, आज 47 नंबर पर पहुंच गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर ने उठाया। चाहते हैं, है ही नहीं है पैसा। फिर हमने इस चीज को पहचाना और मेरी केंद्रीय मंत्रियों से भी बात हुई कि हम अपनी संपदा को लूटने नहीं देंगे, ना ही लुटाएंगे। और इस दृष्टि से हमने पूरा सोच विचार करके सभी अधिकारियों के साथ बैठकर एक नीतिगत फैसला किया कि हम अपनी पॉलिसी में व्यापक परिवर्तन करेंगे। 12-18-30 की हम पॉलिसी लेकर आए। 2006 में जब ये पहली बार पॉलिसी बनी थी, उसमें मैंने मेन आर्किटेक्ट में मैडम स्टोक्स के साथ था। उस समय हमारी पॉलिसी के तहत हमें पर मेगावाट पर जो अपफ्रंट प्रीमियम हमने रिजर्व रखा होता था 10 लाख या 20 लाख, 63 लाख पर मेगावाट हमें प्रीमियम मिला। पॉलिसी में बदलाव हुआ, परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसी में बदलाव होता रहता है। और अब हमने 12-18-40 के तहत केंद्र सरकार से बात की कि जो पिछली सरकार ने धोला से लूरी सुन्नी 658 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप हमारे को 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस कर दो। परपोचिटी पर हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देंगे। जबकि हमारे यहाँ प्राइवेट GSW वगैरह है, GMR है, उनके साथ हमारा समझौता है 12, 18, 30 और 40, 1-2 जगह को छोड़कर। इस बारे में हमने बात रेवंत रेड्डी जी से की, भट्टी साहब से की। इन्होंने अपनी रुचि दिखाई और पहला स्टेप जो हमारी नीति का है और आत्मनिर्भर हिमाचल का है, उस दिशा में आज हम आगे बढ़े। अपनी वेल्थ का हम पूरा इनसे अधिकार ले रहे हैं। 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट बनकर जब फ्री होगा हमें वापस मिलेगा। अपफ्रंट प्रीमियम ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट को देकर फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है। हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व चैत्र नवरात्र इस साल रविवार 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त होगा। इस 9 दिवसीय पर्व के दौरान शक्ति की देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा की जाएगी। भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत रखकर माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करेंगे। ज्योतिषाचार्य चंद्र शर्मा शास्त्री के अनुसार इस बार नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्ध
इंद्र और बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्ष्मी नारायण योग के निर्माण से यह पर्व विशेष रूप से फलदायक रहेगा। हालांकि काल सर्प योग के निर्माण से कुछ राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना भी है। इसके अलावा तृतीय तिथि का श्रेय होने के कारण 31 मार्च को माता के द्वितीय और तृतीय स्वरूप की पूजा एक साथ की जाएगी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है, जो नवरात्रि के पहले दिन मनाई जाती है। इस साल कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक, दोपहर 12:01 से 12:50 तक बताया गया है। दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने की मान्यता है। जिला कांगड़ा में तीनों शक्तिपीठों को फूलों से सजाया जा रहा है, जिससे भक्तों को पवित्र वातावरण का अनुभव हो सके। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। शिमला के जशन होटल में संयुक्त महासंघ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में महासंघ के नेता वीरेंद्र चौहान ने सरकार से मांग की कि विधानसभा बजट सत्र में बढ़ाए गए विधायकों के मानदेय की तर्ज पर कर्मचारियों की बकाया एरियर और महंगाई भत्ते को शीघ्र ही जारी किया जाए। प्रेस वार्ता के दौरान वीरेंद्र चौहान ने कहा कि पहली बार विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने स्वीकार किया है कि महंगाई एक गंभीर समस्या है, इसलिए सरकार को कर्मचारियों के हित में तत्काल निर्णय लेना चाहिए। महासंघ ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की कठिनाइयों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार को तुरंत बकाया एरियर डीएस जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इस अवसर पर महासंघ के अन्य सदस्यों ने भी सरकार के प्रति अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा और कर्मचारियों के हक के लिए लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जितना फूड का प्राइस बढ़ेगा, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उतना आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो आप अगर देखेंगे फूड प्राइस इंडेक्स कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीच में आप देखेंगे कि जो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 10% भी था 2013 में, फिर घटते घटते बहुत नीचे भी आया, बढ़ा भी घटा भी, चेंज होता रहता है। 2020 में 6.17 था, अगर 2022 में देखें तो 6.70 था, 24 में जो है 23 में घट गया था, 5.65 हो गया था, 24 में जो है 6.21 हो गया था, दिसंबर 24 में और घट गया था और जो 5.22 हो गया था, और जनवरी और फरवरी में लगातार घटा है। इसमें काफ़ी कमी हुई है, अच्छी बात है। और फिर भी इससे मद्देनजर भारत सरकार ने 2% जो है कल 4 की जगह 2% कर दिया, उसकी घोषणा कर दी। शायद उनको ये लगा कि जो है आपका जो है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो घटा है, आपका जो है इन्फ्लेशन रेट घटी है, तो उस हिसाब से शायद यही रहेगी, पर ऐसा नहीं है। अगर फरवरी में आपका 3.61 है इन्फ्लेशन, तो मार्च अप्रैल में वो, क्योंकि ये 6 महीने का होता है, 6 महीने के लिए दिया जाता है, वो मई जून में होता है ये 8% चले जाए। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि स्थिर रहता है, हर महीने चेंज होता है। पर पता नहीं क्या उसमें अर्थशास्त्र लगाया हुआ कि 2% का जो भारत सरकार ने जो दिया, उनको उसको ज़्यादा देना चाहिए था, 4% देना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो दिया है वो सही है। उस हिसाब से हमारी 4 किस्तें डीए की बकाया रह जाती है। अगर ये बड़ा है, महंगाई हुई है, तो महंगाई माननीयों के लिए हुई है, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने इस बात को दोनों पक्षों ने बड़ा जगजाहिर किया कि उन्होंने अपने एग्जाम्पल दिए किस तरह से क्या हुआ। पर लेकिन ये महंगाई हमारे कर्मचारियों के लिए भी हुई है, हमारे कर्मचारी भी इससे प्रभावित हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम जो लोग जो है कर्मचारी का पक्ष लेके आपके समक्ष आए, तो हमें तो उनको 9 साल बाद रिवाइज हुआ, हमारे तो 2006 से 2022 में हमारा वेतन रिवाइज हुआ, जबकि 16 में होना था। 10 साल बाद हमारा पे कमीशन आता है, 16 साल बाद हमारा पे कमीशन रिवाइज हुआ है 9 की जगह पर। लेकिन वो भी जो मिलना था पंजाब का पे कमीशन वो नहीं मिला, उससे हम पीछे भटके बहुत ज़्यादा, उससे बहुत पीछे। हम वो लड़ाई लड़ते रहे, हमने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया, हमारे सब लोगों को ट्रांसफर कर दिया उस वक्त की सरकार ने कि भाई नहीं, आप बात नहीं रख सकते। लेकिन लोकतंत्र के अंदर बात रखना सबका अधिकार है। इस तरह से माननीय ने अपनी बात को रखी और उन्होंने पिछले एग्जाम्पल अपने कोर्ट किए कि हम कैसे इन्फ्लेशन फील करते थे, और ऐसे ही बात हम भी रखते हैं, ये हमारा भी अधिकार है। लेकिन जब हम बात रखते हैं तो फिर वो सबको बुरी लगती है, फिर प्रताड़ित करते हैं, फिर कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आती है, फिर ट्रांसफर हो जाती है, कुछ और बातें होती है। पर लेकिन ये लोकतांत्रिक अधिकार है, हम तो सिर्फ मांग कर रहे हैं। और धन्यवाद करने के लिए आज सच में बताए हम आए कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर सरकार को और विपक्ष को ये लगा कि महंगाई बढ़ी है, कर्मचारियों को हमें अपने को कुछ लेना है, तो ज़रूर ये भी ध्यान आया होगा कि कर्मचारी भी हमारी सरकार का एक असली पुर्जा है, असली मशीनरी है।
सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर में एक बड़े पैमाने पर अवैध खैर कटान का मामला सामने आया है। यहाँ के जंगलों में करीब 5000 खैर के पेड़ काटे जाने की आशंका जताई जा रही है। यह खैर कटान पिछले 8 महीनों से चल रहा था, जिसमें ठेकेदारों की मिलीभगत से हिमाचल और हरियाणा के लोग भी शामिल है। मामले का खुलासा होने के बाद वन विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। खैर माफिया ने इन पेड़ों को न केवल काटा बल्कि उनकी जड़ें भी उखाड़ ली, जिससे जमीन को 3 फीट तक खोद दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में गहरे खड्डे और पेड़ों के अवशेष पाए गए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह कार्य लंबे समय से चल रहा था। वहीं यह भी सामने आया है कि इस खैर कटान के कारोबार में स्थानीय ठेकेदारों के साथ साथ बाहरी ठेकेदारों का हाथ है, जो इन पेड़ों को रातों रात फैक्ट्रियों और अन्य स्थानों पर बेचने का काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इन पेड़ों को मिलीभगत से बड़ी मात्रा में काट कर ठिकाने लगाया गया है और यह खैर की लकड़ी लाखों में बिकती है। एक अच्छे खैर के पेड़ की कीमत लगभग 1 लाख रुपए तक होती है, जिससे अनुमानित तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर यह कि खैर माफिया ने खेतों या निजी भूमि से खैर काटने की अनुमति ली थी, लेकिन इसके आड़ में हजारों पेड़ों को जंगल से काट लिया गया है। इस प्रकार के कटान पर रोक है और इस तरह की अनुमति देने से पहले लंबी प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जो इस मामले में पूरी तरह से नजरअंदाज की गई है। वन विभाग और प्रशासन इस गंभीर मामले की जांच कर रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस अवैध खैर कटान पर कार्यवाही में देरी से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ऊना पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाई और शराब बरामद हुई है। पुलिस ने यह कार्यवाही गुप्त सूचना और हाल ही में पकड़े गए नशा तस्करी के आरोपियों की निशानदेही पर की है। गिरफ्तार आरोपियों से कुल 11.44 ग्राम चिट्टा, 23.70 ग्राम अफीम, 31.04 ग्राम चरस और 48 बोतल शराब बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार थाना सदर पुलिस की एक टीम बीते कल गश्त कर रही थी, तभी उन्हें राजकीय महाविद्यालय के पास एक गुप्त सूचना मिली कि गुरसर मोहल्ला निवासी राजेश कुमार और उसका साथी देविंदर राणा बस्तीहर निवासी चिट्टे का कारोबार कर रहे हैं। सूचना के मुताबिक राजेश कुमार की गुरसर मोहल्ला में स्थित कन्फेक्शनरी की दुकान है, जहां उसने लकड़ी के काउंटर में गले में नशीला पदार्थ रखा हुआ था। पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत कार्यवाही करते हुए दुकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस को लकड़ी के काउंटर के गले में एक पारदर्शी प्लास्टिक की डिब्बी मिली। जब डिब्बी को खोला गया तो उससे चिट्टा पाया गया, जो कि 11.44 ग्राम था। पुलिस ने तत्काल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच भी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने बसोली चौक और बाधड़ी में अन्य छापेमारी की, जिसमें चरस, अफीम और शराब भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार इस कार्यवाही से न केवल ऊना शहर में नशे के कारोबार पर काबू पाया जाएगा, बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा और शांति भी बनी रहेगी। पुलिस का कहना है कि यह कार्यवाही नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है और वे ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी करेंगे। देवभूमि संघर्ष समिति के सह सचिव विनोद शर्मा ने चैत्र नवरात्रों की शुरुआत को साल की शुभ शुरुआत के रूप में बताया। विनोद शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सनातन धर्म के लोगों के बीच एकता और भाईचारे का भी संदेश देती है। उन्होंने यह भी कहा कि चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाना हमारा उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग, महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग शामिल होंगे। देवभूमि संघर्ष समिति ने इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया कि नवरात्रि के पावन अवसर पर धर्म, संस्कृति और एकता की भावना को और मजबूत किया जाना कितना ज्यादा जरूरी है। जहाँ तक आपने किया यहाँ पे सनातनी विचार के पीछे होने का कारण, तो जग जाहिर है हिमाचल प्रदेश में जो सरकार सत्तारूढ़ हुई है, मुख्यमंत्री जी का खुद का बयान है कि हम 97% विचारधारा को हरा कर आए हैं। तो जो सनातन विरोधी विचार का एक नैरेटिव सेट करने का जो जिहादी लोग काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी उससे हटके कोई और बात वो कर रहे हैं। जहाँ तक बात है इन नवरात्रों में, पहले तो मैं नया संवत शुरू होने वाला है, हिंदू सनातन समाज में बहुत बड़ी महत्वबात रखती है ये। मैं सभी आपके दर्शकों को जो है इस नव संवत की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
जहाँ तक प्रश्न है इन नवरात्रों में देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यक्रमों का, तो कल हम पूरे प्रदेश में विभिन्न जिला केंद्रों में महायज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। और इस महायज्ञ के आयोजन के पीछे जो सोच है वो सोच यही है कि जो हिमाचल प्रदेश में सनातन विरोधी सरकार और प्रशासन जिस तरीके से सनातन विरोधी कार्य कर रहा है, कृत्य कर रहा है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। और जो जिहादी मानसिकता के लोग सनातन समाज के खिलाफ एक नैरेटिव घड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसी कड़ी में जो ताज़ा तरीन ऑकलैंड स्कूल का भी एक उदाहरण। देखिए, मैं इस कड़ी को, पूरी कड़ी को एक जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा एक नैरेटिव घड़ना मानता हूँ। इस प्रकार के जिहादी लोगों को सद्बुद्धि मिले, इस महायज्ञ में हमारी ये भी कामना है। और जो शिमला में इस महायज्ञ का कार्यक्रम है वो हम संजौली में करने जा रहे हैं। संजौली में इस महायज्ञ में आहुतियाँ डालने के पश्चात पूरा जो सनातन समाज है हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, माता रानी का जयघोष करते हुए उस स्थान पर पहुंचेगा जहां पर 11 सितंबर को सनातनी समाज संजौली में इकट्ठा हुआ था, आंदोलन हुआ, और उस शांत आंदोलन को कुचलने के लिए प्रदेश सरकार के इशारे पे जिला प्रशासन ने वहां पे सनातनी कार्यकर्ताओं का लहू बहाया। उस लहू बहाने से वो भूमि इनके पाप की भागी बन गई। इसीलिए उस भूमि को शुद्ध करने के लिए इस महायज्ञ के पश्चात हम गंगा जल को छिड़क कर उस स्थान को कल शुद्ध करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है।